नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह। शेखावत बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का किया उद्घाटन। डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का उदाहरण देते हुए कहा, हमारी सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे में कर रही अभूतपूर्व निवेश। पश्चिम एशिया में नहीं थम रहा संघर्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से की बात। क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की भारत की निंदा को दोहराया। भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए मिल रहे निरंतर समर्थन के लिए जताया आभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई स्थिति पर विस्तार से की चर्चा। ऊर्जा आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता और भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती पर विस्तृत विचार विमर्श। तेज होता जा रहा पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने चार्जशीट जारी कर टीएमसी के 15 साल के शासन पर उठाए गंभीर सवाल। टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ जारी की चार्जशीट। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। पांच प्रदेशों में चुनावी घमासान तेज। अमित शाह ने गुवाहाटी में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। सीपीआई नेता डी राजा ने भाजपा पर साधा निशाना। तमिलनाडु में डीएम के प्रत्याशियों की सूची जारी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने किया जीत का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात कार्यक्रम की होगी 132वीं कड़ी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। देश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। उन्होंने जहाजों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए बनने वाले एमआरओ का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उत्तर भारत को मिला है एक आधुनिक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एविएशन हब। यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो सिर्फ एक परियोजना ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण के उद्घाटन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तेज कनेक्टिविटी और दिल्ली एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे की शुरुआत डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का उत्तम उदाहरण है। इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी, लेकिन 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने
इस पर काम नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि साल 2014 से पहले देश में हवाई अड्डों की संख्या केवल 74 थी, लेकिन 11 सालों में ही ये दोगुने से ज्यादा यानी 160 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब देश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिससे आम आदमी को उड़ान मिली है। उन्होंने कहा कि अब देश को एमआरओ, जहाज की सर्विसिंग और रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए, इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज यहां जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 11 वर्षों में सरकार ने इंफ्रा बजट 6 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में रेल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण अभूतपूर्व तरीके से हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी संकट के दौरान भी देश की विकास गति तेज बनी हुई है। ऐसे में लोगों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। जेवर से शुभेंदु घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि देश इस संकट का एकजुटता से मुकाबला करे। राजनीतिक दल अफवाह और भ्रम ना फैलाएं, राजनीति से पहले राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि देश इस संकट का भी कोविड संकट की तरह ही बेहतर ढंग से मुकाबला कर रहा है। एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। और आइए अब बात करते हैं चुनावी राज्यों की। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ
जनता की चार्जशीट जारी कर 15 साल के शासन पर तीखा हमला बोला। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं टीएमसी ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए जवाब में अपनी चार्जशीट सामने रखी है। बंगाल में सियासी संग्राम, 15 साल का हिसाब, भाजपा का बड़ा वार। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार की पोल खोलने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर टीएमसी सरकार के 15 साल के शासन पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि ये चार्जशीट बंगाल की जनता की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगाई हुई है, जिसे भाजपा एक आवाज दे रही है। ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता, डर, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जारी है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भ्रष्टाचार से कानून व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सवाल। बीजेपी ने चार्जशीट में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही बताया कि सत्ताधारी पार्टी ने बंगाल को कैसे भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला में बदल दिया। अमित शाह ने कहा कि सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। साथ ही ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेलने का भी आरोप लगाया। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है। टीएमसी का पलटवार। वहीं टीएमसी सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी जीत का दावा कर रही है। क्या चार्जशीट पेश करेंगे बंगाल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? बंगाल के गवर्नमेंट बंगाल के जनता के आशीर्वाद से है और तीन बार हर बार सीट बढ़ा के बंगाल में ममता बनर्जी का नेतृत्व में माटी मानुष सरकार बन रहा है। जब चुनावी मैदान में ताल ठोकी जा रही है तो भला टीएमसी क्यों पीछे रहती? टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी कर जमकर हमला बोला। बहरहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा करती है। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह असम के गुवाहाटी में एक रोड शो करने पहुंचे तो वहीं कामरूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फूट का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रचार के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल पर ही निशाना साध दिया, जिससे लेकर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसका पश्चिम बंगाल में किसी दल से कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी कांग्रेस अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी शोर भी बढ़ता जा रहा है। सभी दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह असम पहुंचे और गुवाहाटी में एक रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। वहीं कामरूप पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फूट का आरोप लगाया। तो वहीं नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी ने राज्य की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। आसाम में हम फिर से एक बार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ
बनाने जा रहे हैं। हम 90 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के हाल तो ये है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, उनमें ही आपस में मारामार हो रही है और असम की जनता के दिल में बसी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तय किया है कि हम 294 सीटों पर कंप्लीट अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, इंडिपेंडेंटली हम चुनाव लड़ेंगे। इधर असम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी सियासी रण सज चुका है। एसआईआर और चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साधती रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर केंद्रीय सुरक्षा बल आ गए। शनिवार को रघुनाथपुर की चुनावी सभा से ममता ने केंद्रीय बलों को लेकर विवादित टिप्पणी की। वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर हाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उत्सुक है। ध्यान रखें कि बाहर से गुंडे आ रहे हैं या नहीं, और अगर पुलिस की वर्दी पहनकर केंद्रीय बल भी आते हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं, लेकिन अब वे सब बीजेपी हो गए हैं। अगर वे फर्जी वोट डालने आए तो उनका विरोध करें। बीजेपी इज वेरी डेस्परेट somehow to win elections in the forthcoming elections in different states. Particularly, Mr. Modi himself has declared after Bihar, his focus will be to win elections in Bengal. इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक जारी की गई सप्लीमेंट्री लिस्ट को मिलाकर 22 लाख वोटरों के नाम प्रकाशित किए जा चुके हैं। अभी रफली শুনেছিলাম দুটো তালিকা মিলিয়ে প্রাইস 22 লাখ হয়েছিল। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तमिलगा वेट्री कजकम के संस्थापक थलापति विजय ने तमिलनाडु सरकार पर हमला बोला है। दरअसल टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने पेरम्बूर में अपनी चुनावी रैली की अनुमति न मिलने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय का कहना है कि उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजकम ने पहले ही रैली की अनुमति मांगी थी, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले इलाके में अचानक खुदाई और बैरिकेडिंग कर दी गई। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा है। डीएमके उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई मरीना स्थित करुणानिधि स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उम्मीदवारों की सूची वहां रखी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने अप्पा पैठियम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य में 26 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल जनता को अपनी ओर लुभाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो 4 मई को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पुदुचेरी विधानसभा की बात करें तो पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र के लिए एक गर्व का पल देखने को मिला, जब थिरुभुवनई निर्वाचन क्षेत्र की 100 वर्षीय मतदाता श्रीमती आंडाल ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्हें सम्मानित किया गया और उनके घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। बुजुर्गों की विशेष व्यवस्था के तहत ये पहल की गई, जो लोकतंत्र में हर उम्र की भागीदारी की मजबूत मिसाल बनकर सामने आई। और आइए अब रुख कर लेते हैं केरलम के त्रिशूर विधानसभा क्षेत्र का, जहां 9 अप्रैल को होने वाली चुनावी मुकाबला सियासी तौर पर बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां एनडीए, एलडीएफ और यूडीएफ तीनों ही गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरे हुए हैं। हर दल अपनी अपनी रणनीति और मुद्दों के सहारे मतदाताओं को साधने में जुटा है। विकास, बुनियादी सुविधाएं और बदलते सियासी समीकरण इस चुनाव को और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। त्रिशूर, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुरेश गोपी की जीत के बाद अब भाजपा के गढ़ों में से एक के रूप में जाना जाता है। फिलहाल रुक करते हैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट का। त्रिशूर में चुनावी तापमान चरम पर है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई पूरी तरह से जम चुकी है। एनडीए ने मैदान में उतारा है पद्मजा वेणुगोपाल को, जो पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की पुत्री हैं। एलडीएफ ने भरोसा जताया है सांस्कृतिक कर्मी अलगोंडे लीला कृष्णन पर, तो वहीं यूडीएफ की ओर से पूर्व महापौर राजन जे पल्लन चुनावी मैदान में हैं। तीनों ही उम्मीदवार एक एक वोट को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जमीनी स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन जारी है, तो डिजिटल मैदान में भी सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा रही है।
जो त्रिशूर कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वह बदलते सियासी समीकरणों के बीच नई दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। I am very confident in the victory of Left Democratic Front because people, the majority of people is in trust with Left Democratic Front. I have only to promote this ideology. Surely, I am sure Left Democratic Front will survive, will win. इस बार त्रिशूर में मुद्दे भी साफ हैं। सड़कों की हालत, पानी की कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ता शहरीकरण। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे। In Trichy, there are so many problems because I told you, these roads are not good, traffic block and state dogs issue. Yeah, every problem. So first we have to give some help to the people in small things, and after that we can do developments. त्रिशूर में मुकाबला कांटे का है। तीनों दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं और हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विकास के मुद्दों और सियासी समीकरणों के बीच त्रिशूर की जनता किसे अपना समर्थन देती है। पॉलिटिशियन सुरेश गोपी ने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री अचीव की। अब भाजपा का इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने चाहती है, तो जहां पद्मजा वेणुगोपाल जो पहले कांग्रेस टिकट पर कंटेस्ट कर चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जहां देश में विकास का हाईवे तैयार कर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार उस रफ्तार को रोकने का काम कर रही है। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी से गुजरने वाली 30 किलोमीटर की सड़क इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। तो आखिर क्यों अटका है ये प्रोजेक्ट? कागजों में सब कुछ साफ है, टेंडर भी हो चुका है, एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, लेकिन जमीन पर काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इसी सवाल का जवाब तलाशती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सवाल ये है कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के करीब 30 किलोमीटर हिस्से का निर्माण अटका हुआ है। आरोप ये भी है कि 2011 में डीपीआर बनने के बाद से ही राज्य सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 3,372 किलोमीटर में से पश्चिम बंगाल का हिस्सा 290 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में इसे 4 चरणों में बांटा गया है। डालखोला घोषपुकुर 110 किलोमीटर, घोषपुकुर धूपगुड़ी 84 किलोमीटर, धूपगुड़ी फालाकाटा 29.86 किलोमीटर, फालाकाटा सलसाबाड़ी 42 किलोमीटर। अगर राज्य प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता तो ये परियोजना करीब 10 साल पहले ही पूरी हो सकती थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई हिस्सों में काम शुरू तक नहीं हो पाया है। धूपगुड़ी से फालाकाटा तक 30 किलोमीटर सड़क की डीपीआर 2022 में पूरी हुई। 2024 में टेंडर फाइनल हुआ। 11 अप्रैल 2025 को ठेकेदार के साथ समझौता हुआ। 1 साल होने को है, फिर भी भूमि विवाद के कारण काम शुरू नहीं हुआ। फालाकाटा से सलसाबाड़ी तक 42 किलोमीटर सड़क भी भूमि विवाद में लंबे समय से अटकी है। फूलबाड़ी इलाके में अब भी 5.5 किलोमीटर सड़क का काम बाकी है। मुआवजे के तौर पर जमीन देने वालों को औसतन 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जमीन देने वाले भी विकास चाहते हैं। वहीं चुनाव प्रचार में इस परियोजना का श्रेय लेने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। जलपाईगुड़ी की चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने एनडीए काल में शुरू हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का श्रेय खुद को दे दिया। जलपाईगुड़ी থেকে पश्चिम बंगाल में हमने विकास की नई गाथा लिखी है। जलपाईगुड़ी से भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तक अब आसानी से पहुंचा जा सकता है। सिलीगुड़ी का नया रूप यही साबित करता है।
আর এখন কি হয়েছে। इधर चुनावी मंच से इस परियोजना का श्रेय लेने की होड़ भी जारी है। जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को अपनी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के जरिए सड़क मार्ग से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जाने का रास्ता बनाना उनका योगदान है। लेकिन सवाल ये है कि फिर 1 साल से परियोजना का काम क्यों अटका हुआ है। हर बैठक में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के जिलाधिकारी भूमि विवाद सुलझाने का भरोसा देते हैं, लेकिन ये भरोसा हकीकत में कब बदलेगा। देखिए, ये सरकार जो है डेवलपमेंट चाहती नहीं है, हर कदम पर राजनीति करना चाहती है। ममता सरकार, आप यदि देखेंगे तो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच में जाटिया खाली था, वहाँ भी अटका हुआ था। अभी काम शुरू है, क्योंकि मैं तो जाता ही हूँ। और यहाँ पर धूपगुड़ी फालाकटा के बीच में भी जमीन नहीं देने के कारण मामला अटका हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, जितना भी समस्या जमीन का समस्या को शेष करके द्रुत गति से करके हम 4 लेन का रास्ता को कंप्लीट करेंगे। तो ये थी 4 प्रदेशों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनावी खबरें। और आइए खबरों में अब बढ़ते हैं आगे। संविधान सपोर्ट आंदोलन के तहत एक देश एक चुनाव की मांग अब तेज होती जा रही है। देश भर के युवा इस अभियान के बैनर तले एकजुट होकर चुनावी सुधार, गुड गवर्नेंस और पब्लिक फंड के सही इस्तेमाल की आवाज उठा रहे हैं। 30 मार्च को इस अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा, जिसमें संसद तक एक ऐतिहासिक शांति मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान ये युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपकर एक देश एक चुनाव को जल्द लागू करने की मांग करेंगे। पूरी तरह गैर राजनीतिक इस आंदोलन की शुरुआत महज 30 युवाओं से हुई थी, लेकिन अब इसमें 600 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। युवाओं का कहना है कि उनका उद्देश्य बार बार होने वाले चुनावों को खत्म कर देश के संसाधनों और जनता के पैसे को बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। Many of our members who are National Youth Awardees helped us to reach out to 112 Parliament Youth Awardees and National Youth Awardees who signed their support to One Nation, One Election, which is a huge deal for us, which gives us credibility that the youth of India wants One Nation, One Election. हमने पक्ष विपक्ष के तमाम लोगों से हम मिले, संविधान सपोर्ट ग्रुप के बैनर तले हम इस देश के तमाम MP, MLAs हर लोगों से हमने मिलने का प्रयास किया। हमने कुछ उनकी बातें समझी जो हमारे विरोध में है कि भाई साहब आप क्यों विरोध में हैं। हमने कुछ अपनी बातें समझाई कि हम इसके पक्ष में क्यों हैं। तो हमने तमाम जो एकेडमिक डिस्कोर्स हो सकता है, हमने उन चीज़ों को समझने का प्रयास किया। उन चीज़ों को हमने एक फाइल बनाया है, हम जिसको लेके हमने प्रयास किया है कि हम लोकसभा स्पीकर के पास जाएं। ये भी कोशिश है कि हम प्रधानमंत्री से मिले और अपनी बात रखें। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद झारखंड के अपने पहले दौरे पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज खूंटी जिले के उलिहातू गांव पहुंचे, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। यहां स्थानीय लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उनके यहां पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात की। पावन धरती पर उपराष्ट्रपति आए और सबसे पूजा पाठ किया और इसको अच्छा आशीर्वाद दिए, इसलिए सबसे भेंट किया और गांव के लोगों से भेंट हुआ। जो बच्चों का अच्छा सेवाई, अच्छा पढ़ाई का व्यवस्था कीजिए, वही बोले थे। आज हमारे ग्राम उलिहातू में माननीय उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी महोदय पहुँचे थे
और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद हम वंशजों से मिले। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विश्व का यादगार रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने इस यात्रा की खास झलकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की, जिनमें उनकी बैठकों और संवाद के प्रमुख क्षण नजर आए। बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते ही नेपाल में बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आए। शनिवार सुबह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को काठमांडू के भक्तपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी भक्तपुर इलाके से ही गिरफ्तार किया गया। दोनों नेताओं को बीते साल सितंबर में हुए जेन-ज़ी आंदोलन मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की ने जेन-ज़ी प्रोटेस्ट आयोग में रहते हुए सिफारिश की थी कि ओली और लेखक ने प्रदर्शन के दौरान हालात को संभालने में गंभीर लापरवाही बरती थी। आयोग ने कहा था कि इंटेलिजेंस मिलने के बावजूद सही कदम नहीं उठाए गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया गया था। यदि ओली और लेखक पर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। 2025 में नेपाल में हुए जेन-ज़ी आंदोलन में 77 लोगों की मौत हो गई थी और अरबों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। कार्की आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि प्रदर्शन के दौरान हालात को संभालने में गंभीर लापरवाही हुई। आरोप है कि लगभग 4 घंटे तक गोलीबारी होती रही, लेकिन इसे रोकने के लिए समय पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री ओली की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी पार्टी CPN-UML के कार्यकर्ताओं और ओली के समर्थकों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए। तो नेपाल में बालेन सरकार का ये बड़ा एक्शन हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की निंदा की। दोनों नेता समुद्री व्यापार मार्ग खुले और सुरक्षित रखने पर सहमत हुए। इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए क्राउन प्रिंस के समर्थन पर भी आभार व्यक्त किया। ईरान इजरायल युद्ध में अब हुती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। यमन में मौजूद हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर हमला भी किया है। हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर हमला किया और ये भी ऐलान किया कि हमले लगातार जारी रहेंगे। ईरान ने भी हमले तेज करते हुए सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 मिसाइल्स और 20 ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही ईरान ने दुबई में भी 2 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ईरान ने ओमान के सलालाह पोर्ट और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमले करने का दावा किया है। इस बीच इजरायल ने भी 50 फाइटर जेट्स से ईरान पर हमले किए। इन हमलों में ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को टारगेट करने का दावा किया गया। इजरायल का दावा है कि इराक और यज़्द में ईरान की सैन्य इंडस्ट्री और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया।
और इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में ताज़ा ईरानी हमले भी भारी मात्रा में हुए हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ग्रेटर हाइफा क्षेत्र से लेकर तेल अवीव से आए वीडियोस में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है, जिसमें घरों और बिल्डिंग्स में अटैक जो कि हमलों का असर साफ दिखा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में जारी संकट पर नजर रखने और घटनाक्रमों के जवाब में सक्रिय उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित अनौपचारिक मंत्री स्तरीय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की। और आपको बता दें कि नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में आयोजित इस बैठक में वित्त एवं निगम मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू समेत कई मंत्री उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने सचिवों के साथ 7 अधिकार प्राप्त समूहों के साथ बैठक कर क्षेत्रीय चुनौतियों और नीतिगत उपायों की समीक्षा की। उन्होंने भविष्य की तैयारियों के लिए त्वरित निर्णय लेने, मंत्रालयों के बीच उच्च समन्वय और नीतियों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय जनता को इस संघर्ष का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारत लगातार स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा है और इसके प्रभाव से भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करने दिया जाएगा। देश की ऊर्जा सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने के लिए गुजरात के कांडला स्थित वाडीनार टर्मिनल पर बड़ी एलपीजी खेप पहुंची है। एमटी जगवसंत नाम का जहाज 47,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर यहां पहुंचा है। पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस जहाज के साथ इसकी डॉटर वेसल रोज गैस भी वाडीनार पहुंच चुकी है, जिसमें शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए करीब 17,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड की जाएगी। पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन लगभग 15 घंटे में पूरा होगा और ट्रांसफर की प्रक्रिया कल सुबह तक समाप्त हो जाएगी। ट्रांसफर के बाद रोज गैस कांडला पोर्ट पहुंचेगा, जबकि जगवसंत बाकी एलपीजी लेकर मुंबई और न्यू मैंगलोर पोर्ट के लिए रवाना होगा। उल्लेखनीय है कि खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर भी सरकार की नजर बनी हुई है। राहत की बात यह है कि वहां मौजूद सभी भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। राजधानी दिल्ली में शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी सेवाओं के विस्तार और निर्बाध आपूर्ति को लेकर आज विज्ञान भवन में एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया और शहरी भारत में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को गति देने पर व्यापक चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से दी गई प्रस्तुति में पीएनजी को एलपीजी के मुकाबले अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बताया गया। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई जिनमें म्युनिसिपल परमिशन में देरी, राइट ऑफ वे अप्रूवल और ज्यादा रेस्टोरेशन चार्ज भी शामिल रहे। विचार विमर्श के दौरान सड़क कटिंग अनुमति प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने, डीम्ड अप्रूवल प्रणाली लागू करने और सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। इसके साथ ही राइट ऑफ वे शुल्क को तर्कसंगत बनाने या अस्थायी रूप से राहत देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करते हुए नागरिकों को सुरक्षित, किफायती और सतत ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट के माध्यम से ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत में अब सिर्फ अगले 5 से 10 दिन का ही ऑयल रिजर्व बचा है। ऐसे में पीआईबी ने अपने इस पोस्ट का फैक्ट चेक करके इसे पूरी तरह से भ्रामक बताया है और कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ईंधन आपूर्ति की स्थिति स्थिर, सुरक्षित और निरंतर निगरानी में है। भारत के पास लगभग 74 दिनों की कुल भंडार क्षमता है, जिसमें वर्तमान स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, सुरक्षित रिजर्व में इकट्ठा किया हुआ रणनीतिक भंडार शामिल है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज क्राइसिस के बीच पूरी दुनिया की नजर ऊर्जा आपूर्ति पर टिकी हुई है। इस वैश्विक संकट के बीच भारत ने स्थिति को संभालने के लिए मजबूत और संतुलित रणनीति अपनाई है। संकट के इस दौर में भारत ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और नागरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। क्या है भारत की नीति और क्या महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, आप देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी नीतियों को लेकर मजबूती से इस वैश्विक संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक संकट की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम रणनीतियों के जरिए भारतीय नागरिकों की जरूरतों की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते कुछ दिनों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, रसोई गैस की उपलब्धता, समुद्री आपूर्ति और विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और फंसे हुए जहाजों को निकालने को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं, जिसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत सक्रिय है और लगातार पश्चिम एशिया के देशों से संपर्क बनाए हुए है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और वैश्विक सप्लाई चेन सुरक्षित रहे। साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, तो लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, भारत सरकार किस तरह से लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है? वैश्विक संकट के बीच कैसे भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है? भविष्य को लेकर क्या प्रभावशाली कदम भारत सरकार उठा रही है? और संकट की इस घड़ी में भारत सरकार के इन अहम कदमों से आपको और आपके परिवार को कितना फायदा मिला है? तो आइए इन सभी पहलुओं पर आंकड़ों के साथ विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए निर्णयों की। वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें पश्चिम एशिया संकट के भारत पर संभावित प्रभाव और देश की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में भरोसा जताया कि अगर पूरा देश एक साथ मिलकर काम करे तो भारत इस चुनौती से भी मजबूती से बाहर निकलेगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है देश की आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग और सप्लाई चेन को मजबूत रखना। उन्होंने राज्यों से अपील की कि सप्लाई चेन बिना रुकावट चलती रहे और जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है, खासकर आने वाले खरीफ सीजन को देखते हुए उर्वरक यानी कि खाद के भंडारण और वितरण पर नजर रखने के निर्देश दिए ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर भी सरकार ने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। भारत सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि देश में किसी भी तरह के लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। सरकार के मुताबिक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सामान्य है और देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर और फेक न्यूज पर ध्यान ना दें और किसी तरह की घबराहट में अनावश्यक खरीदारी ना करें। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये कदम मुख्य रूप से सरकारी तेल कंपनियों के बढ़ते नुकसान को कम करने और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ने के बावजूद इस फैसले से देश में पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति और कीमतों को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और लोगों की चिंताएं भी दूर होंगी। इसके अलावा वैश्विक तनाव के बावजूद भारत के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर आ रहे जहाज और टैंकर सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर रहे हैं। इसी कड़ी में एलपीजी टैंकर जगवसंत भी सुरक्षित भारत पहुंच चुका है। इस जहाज पर लगभग 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी थी, जिससे भारत की गैस सप्लाई को बड़ी मजबूती मिली है।
इसके साथ ही सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 40% तक बढ़ा दिया है ताकि देश में गैस की कमी ना हो। सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी का आवंटन भी बढ़ाकर लगभग 70% तक कर दिया है ताकि होटल, ढाबा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों को गैस की कमी ना हो। साथ ही पीएनजी नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है और सिर्फ एक दिन में लगभग 110 क्षेत्रों में 10,568 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए। जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने देश भर में बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत 3,000 से अधिक छापे मारे गए, जिनमें 1,500 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1,500 से अधिक पेट्रोल पंपों की जांच भी की गई है और अनियमितता मिलने पर 350 से ज्यादा नोटिस भी जारी किए गए हैं ताकि ईंधन और गैस की सप्लाई में किसी तरह की कमी पैदा ना हो सके। कुल मिलाकर देखें तो वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, गैस आपूर्ति, समुद्री लॉजिस्टिक्स और नागरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक मजबूत और संतुलित रणनीति अपनाई है और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर तैयारी मजबूत हो, फैसले तेज हो और रणनीति स्पष्ट हो तो हर संकट का समाधान संभव है। और इसी रणनीति के साथ भारत इस वैश्विक संकट के दौर में भी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ देश की ऊर्जा और आर्थिक व्यवस्था को स्थिर भी रखा जा रहा है। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 132वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कैमरून के याओंडे में मत्स्य पालन क्षेत्र में अनुदान सत्र पर आयोजित किए जा रहे WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत का संतुलित और जन केंद्रित दृष्टिकोण बताया। उन्होंने कहा कि भारत में मत्स्य पालन खाद्य सुरक्षा और आजीविका का प्रमुख स्रोत है और इस पर 90 लाख मछुआरे निर्भर हैं। इसमें से अधिकांश पारंपरिक तौर तरीकों से छोटे स्तर पर मछली पकड़ते हैं। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध समेत भारत के सक्रिय और ऐतिहासिक संरक्षण प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक प्राथमिकता बनने से पहले ही ये हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता में शामिल रहा है। इस दौरान गोयल ने कहा कि समुद्र में अत्यधिक अनुदान वाले औद्योगिक बेड़ों से क्षमता से अधिक मछली पकड़ने के कारण चुनौतियां पैदा हो रही हैं, न कि भारत और अन्य विकासशील देशों के छोटे स्तर के मछुआरों के कारण। इससे किसी भी निर्णय में कमजोर समुदाय पर असंतुलित प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस विषय पर मसौदा प्रस्ताव को समर्थन दिया है। साथ ही न्याय संगत और विकास उन्मुख ऐसे निर्णय पर जोर दिया है जो समुद्र के संसाधनों और आजीविका दोनों की रक्षा करें। और कैमरून के याओंडे में चल रहे विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन से इतर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लॉयर बारगा अंटांगाना के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। और बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैमरून को WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बनने पर बधाई दी और MC14 के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सराहना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने सम्मेलन में चल रही सकारात्मक और रचनात्मक भागीदारी पर चर्चा की। भारत ने ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने आपसी हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में सहमति जताई।
भारतीय सेना ने रक्षा खरीद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से अपना पहला कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह कदम रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारतीय सेना ने बाय इंडियन श्रेणी के तहत 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की आपूर्ति के लिए जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ करीब 26 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। यह ऐतिहासिक खरीद सेना की अधिग्रहण प्रक्रिया में तकनीक आधारित और पारदर्शी प्रणाली को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जेम पोर्टल के जरिए कैपिटल खरीद करने से न केवल प्रक्रियाएं तेज होंगी बल्कि तय नियमों का पूर्ण पालन भी सुनिश्चित होगा। इस पहल से खरीद प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आने की उम्मीद है और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति अधिक तेज और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। साथ ही कदम भविष्य में इसी तरह की अन्य खरीद के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बड़े पैमाने पर यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योगों की भागीदारी को मजबूत करने की सरकार की नीति को भी सुदृढ़ करती है। इन टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की खरीद से भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स और सामग्री प्रबंधन क्षमता को विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में और अधिक मजबूती मिलेगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने 24 से 27 मार्च के बीच रूस के रोजग्वार्डिया में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के साथ आतंकवाद रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पेशेवर बातचीत, ब्रीफिंग, प्रदर्शन और विस्तृत चर्चाएं हुई। इन गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों ने अपने अपने सर्वोत्तम तरीकों और अनुभवों को साझा किया। बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवाद रोधी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़े प्रकरण में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने आज दोपहर भोजशाला परिसर का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक चले इस दौरे में उन्होंने परिसर के स्तंभ, शिलालेख और वास्तुकला का अवलोकन किया। इस दौरान न्यायाधीशों के साथ एएसआई अधिकारी, कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि आगामी 2 अप्रैल को भोजशाला को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई है और उससे पहले ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश भर में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज एक खास पहल देखने को मिली। विश्व वन्यजीव कोष भारत यानी WWFI ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर अर्थ आवर के 20 वर्ष पूरे होने पर ग्वालियर में कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत सिंधिया स्कूल में छात्रों के बीच प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान में भी कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान छात्रों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट बंद कर ऊर्जा बचाने की अपील की गई। गुजरात के कच्छ में गंभीर रूप से लुप्तप्राय गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के संरक्षण में बड़ी सफलता मिली है। करीब 1 दशक के बाद कच्छ में एक नए चूजे ने जन्म लिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये उपलब्धि जंप स्टार्ट अप्रोच योजना के तहत संभव हुई, जिसका समन्वय केंद्रीय मंत्रालय ने राजस्थान और गुजरात के वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से किया। देश में ये GIB का पहला अंतर्राज्यीय संरक्षण प्रयास है। कच्छ में अब केवल 3 मादा GIB बची हैं और स्थानीय नर पक्षी पहले ही समाप्त हो चुके थे। एक सेने हुए अंडे को कच्छ के घोंसले तक पहुंचाने के लिए 770 किलोमीटर की सड़क यात्रा की गई। यह अंडा राजस्थान के संरक्षण प्रजनन केंद्र से लाया गया और सुरक्षित घोंसले में रखा गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2011 में इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की थी और इसे 2016 में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया, जिससे राजस्थान के सैम और रामदेवरा स्थित संरक्षण प्रजनन केंद्रों में पक्षियों की संख्या 73 हो गई है, जिसमें वर्तमान प्रजनन मौसम में पाए 5 नए चूजे भी शामिल हैं। 26 मार्च को चूजा सफलतापूर्वक जन्मा और अपनी पालक मां द्वारा प्राकृतिक रूप से पाला भी जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और सभी वैज्ञानिकों, फील्ड अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों को बधाई भी दी।
भारत वन्यजीव संरक्षण में लगातार प्रगति कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में पोलो मुकाबले का रोमांच देखने को मिला। बीएमसी एडवाइजर्स और पीवीजी ग्लोबल के बीच खेले गए बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की प्रदर्शनी मैच में पीवीजी ग्लोबल ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दोनों टीमों के बीच कड़े मैच में पीवीजी ने बीएमसी एडवाइजर्स को 7-6 के अंतर से शिकस्त दी। पीवीजी की ओर से पोलो खिलाड़ी और लोकसभा सांसद नवीन जिंदल का शानदार खेल देखने को मिला। उन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीवीजी ग्लोबल टीम की ओर से सिमरन सिंह शेरगिल ने 4 और नवीन जिंदल ने 3 गोल किए, जबकि बीएमसी एडवाइजर्स के लिए शमशीर अली ने 4 और लेफ्टिनेंट कर्नल समीर चौधरी ने 2 गोल किए। इस मौके पर बीएमसी एडवाइजर के मैनेजिंग पार्टनर ब्रिजेश माथुर ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन पर खुशी जाहिर की। वहीं विजेता टीम पीवीजी ग्लोबल के उप कप्तान सिमरन सिंह शेरगिल ने टीम की जीत पर खुशी जाहिर की। मैच बहुत क्लोज गेम था। हमारी टीम में मिस्टर नवीन जिंदल बहुत अच्छा खेले। टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन था। दूसरी टीम भी बहुत अच्छी थी। दूसरी टीम में शमशीर अली खेल रहे हैं जो इंडिया के बहुत टाइम से टॉप प्लेयर हैं। बट वी वर लकी, लास्ट में वी वन बाय 1 गोल, सो इट वाज अ गुड विन फॉर अस। तीसरा साल है जो हमने बीएमसी नॉर्थ इंडिया पोलो चैंपियनशिप करी है, जबकि हालांकि चैंपियनशिप तो 104 साल पुरानी है, लेकिन हर बार इतनी एनर्जी देखने को मिली है, इतनी ही ऑडियंस आई है, लोगों ने पोलो गेम को एंजॉय किया है। और ये जयपुर पोलो ग्राउंड जो है हमारा, ये तो इतना ही सबको इतना सुंदर लगता है पोलो गेम के लिए कि लोग चाहते हैं कि हमेशा इधर ही मैच देखने आए। और इसलिए जो आजकल आप देख रहे होंगे जो सरकार, और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।